वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द जर्नी फ्रॉम सेल टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल जो है उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखेंगे और कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे दैट विल बी इंपॉर्टेंट इन अकॉर्डेंस टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम शुरू करते हैं पहली जर्नी फ्रॉम सेल टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो पहले क्या होता है, जो सेल्स है वो काफी सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर बनाते हैं टिश्यूज। ठीक है, जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो इकट्ठे होकर बनाते हैं टिश्यूज। क्लियर। फिर जो टिश्यूज है दे यूनाइट, वो भी इकट्ठे होकर बनाते हैं टिश्यू सिस्टम। क्लियर। जो टिश्यू सिस्टम है वो एक साथ इकट्ठे होकर बनाते हैं ऑर्गन, कोई भी एक ऑर्गन। जो ऑर्गन्स है वो इकट्ठे होकर बनाते हैं, दे विल यूनाइट टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। और आखिर में दिस ऑर्गन सिस्टम विल कंपाइल टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ये एक साथ कंबाइन करेगा और एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। अभी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि जो एक सेल है उसका हमने नाम ले लिया किससे, हेपेटिक सेल। अगर हेपेटिक सेल है मतलब ये सेल होता है लीवर का सेल। जो हेपेटिक सेल है वो इकट्ठे होकर बनाएगा हेपेटिक टिश्यू, मतलब लीवर का टिश्यू। वही इकट्ठे होकर बनाएंगे हेपेटिक टिश्यू सिस्टम। और ये जो हेपेटिक टिश्यू सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि लिवर के अंदर होता है ये पोर्टल ट्रायड के फॉर्म में। ठीक है, ये जो हेपेटिक टिश्यू सिस्टम है वो लिवर के अंदर फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ पोर्टल ट्रायड। हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन वाला चैप्टर करेंगे तब हम इन डिटेल पढ़ेंगे ये पोर्टल ट्रायड या फिर लिवर के हर एक सेल्स के रिगार्डिंग। फिर आता है हमारा क्या, जो ये हेपेटिक टिश्यू सिस्टम है वो इकट्ठे होकर बनाता है एक ऑर्गन। ऑर्गन का क्या नाम है आप सबको मालूम है कि लीवर। अभी लीवर कौन से ऑर्गन सिस्टम में आता है, लीवर किस पर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। क्लियर। लीवर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और इसी तरह क्या बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म से। हमारा एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन। काफी सारे सिस्टम्स जैसे कि हो गया क्या यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ही होगा क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, न्यूरल सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह सब कुछ मिला के बन जाता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जांपल से हम ले लिया ह्यूमन। क्लियर। तो पहले हमने क्या देखा था कि सेल कौन सा है, कि लीवर का सेल को हम कहते हैं हेपेटिक सेल, फिर होता है हेपेटिक टिश्यू, फिर हेपेटिक टिश्यू सिस्टम, फिर आता है ऑर्गन लीवर, फिर आता है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है, मतलब ऑर्गन सिस्टम में अगर आएगा तो वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ये सिर्फ लीवर अकेला नहीं बनाता, वो लिवर, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये सब मिलके बनाते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही काफी सारे और ऑर्गन्स है जो दूसरे सिस्टम्स को बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ये सब मिलके बनाता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन। क्लियर। तो ये था फ्रॉम जर्नी फ्रॉम अ सेल टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक सेल से मतलब एक जाइगोट से कैसे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अभी हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस उन किसी सेल में एडवांस्ड होता है, मतलब द सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। मतलब जो न्यूक्लियस है उसके बाहर हमने ऐसे ड्रॉ किया था ना कि जो अगर न्यूक्लियस है उसका मेम्ब्रेन होगा, अगर ये वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन। अगर ये वेल डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने को मिल रहा है तब हम उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, मतलब द सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। वही अगर सेल्स दैट डू नॉट हैव, अगर किसी में नहीं होता है दैट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। मतलब जो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये किसी सेल को देखने को नहीं मिल रहा तब उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। इसको हम प्रोकैरियोट का मतलब ही होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। मतलब आप बायो में कहीं भी अगर ये वर्ड देख ले कैरियन, ये कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट है उसका एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक। और ये एक क्वेश्चन आया था AIPMT 2012 में, मतलब जो आज के डेट में नीट हो रहा है ना उसका पहले नाम था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। उसके 2012 पे क्वेश्चन आया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोट, और उसका एग्जांपल में ये एक ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी में नॉस्टॉक। ठीक है, जो सेट मेरे पास था उस पर ऑप्शन सी ये था, नॉस्टॉक करके एक ऑप्शन था। A fluid matrix that occupies the volume of the cell is called cytoplasm। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हमको मालूम है कि
जो अगर ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इसी पार्ट को जो खाली फ्लूइड फील्ड स्पेस है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड फील्ड स्पेस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी वेयर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस, अभी ये क्वेश्चन आया था 2010 में कि इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस, मतलब सेल के जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं वो एक्टिविटीज कहाँ पे होता है। क्योंकि देखिए जो ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, वो किस पे होता है, वो सब होता है इन द साइटोप्लाज्म। आपने पहले भी नाम सुना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब होता कहाँ पे, ये सब होता है एक्चुअली इन केस ऑफ इन द साइटोप्लाज्म। अगर ये सब साइटोप्लाज्म में अपना हो गया तो यही तो है जो पूरे सेल की एक्टिविटीज को करवा, सेल जितना भी काम कर रहा है वो तो सब इन्हीं ऑर्गेनल्स के वजह से कर रहा है। मान लीजिए कि हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, ये भी तो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता है जो न्यूक्लियस है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेल के जितनी भी सारे सेलुलर एक्टिविटीज है उसके लिए अकेले रिस्पांसिबल होता है साइटोप्लाज्म। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2010 में। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का एक कॉमन एग्जांपल होगा बैक्टीरिया, मतलब जितने भी बैक्टीरियाज है वो सब प्रोकैरियोट्स के अंदर ही आते हैं। वही अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल ले ले तो उसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये एक प्लांट, अगर एनिमल सेल है तभी होगा ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन, वरना उसके बाहर एक लेयर होगा जिस लेयर को हम कहते हैं, हमको पता है कि प्लांट सेल में भी होता है, वो होगा ऑफ सेल वॉल। क्लियर? अगर ये यूकैरियोटिक सेल, अगर ये जो यूकैरियोट है अगर ये प्लांट सेल है तो ये सेल वॉल होगा, और अगर ये एनिमल सेल है तो यही सेल मेम्ब्रेन तक ही स्ट्रक्चर रहेगा। क्लियर? तो जो होता है सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल, फंगाई, ठीक है ना, जो फंजाई होता है उस पे भी ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जो प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ है, इनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर। बस जो एनिमल सेल्स है उसके अंदर ये सेल वॉल एब्सेंट होता है, जो एनिमल सेल्स है उसके अंदर ये एब्सेंट होता है। इन केस ऑफ एनिमल सेल ये सेल वॉल नहीं होता। फिर इसके अंदर काफी सारे ऑर्गेनल्स आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट है, जो है कि हमारा बन गया गोल्गी apparatus, फिर जो न्यूक्लियस है ये बन गया हमारा न्यूक्लियस, बीच में हो गया न्यूक्लियोलस, ये बन गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। बाकी यहाँ पे देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है कैप्सूल, फिर आता है सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट नोट करने के लिए ये है कि देखिए पार्ट लेवल क्या हुआ है, न्यूक्लियोइड। अभी न्यूक्लियोइड क्या होता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम प्रोकैरियोटिक के सेल्स क्षेत्र में डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, तब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोइड एक्चुअली क्या होता है। फिर यहाँ पे भी राइबोसोम्स होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होता है उसको वो होता है ATS, और जो प्रोकैरियोट्स पे होता है वो होता है 70S राइबोसोम। वो भी हम इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। और साथ पे यहाँ पे देखिए लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला एंड ऑल। तो हम इन डिटेल ये जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है हम स्टडी करेंगे। आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब जो इन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब कौन से शेप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्लियर?